हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है हम होम रूल लीग आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के बाद और असहयोग आंदोलन के पहले जो बीच का समय था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भारत की राष्ट्रीय परिदृश्य उभरा, उसे होम रूल लीग आंदोलन कहते हैं। शेष आंदोलनों से यह आंदोलन अलग था, इस अर्थ में यह भी क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन को शुरू करने का श्रेय एक महिला पर था, और ये महिला भारत की नहीं बल्कि विदेशी मूल की थी, और इनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। होम रूल आयरलैंड मूल का शब्द है, न कि भारत मूल का, क्योंकि आयरलैंड में ही सबसे पहले होम रूल आंदोलन चलाया गया था। होम रूल आंदोलन की योजना भी एनी बेसेंट ने बनाई थी। 1907 में जब कांग्रेस विभाजित हुई, उसके बाद से लेकर 1915 से 16 की अवधि तक कांग्रेस बिल्कुल शक्तिहीन थी, क्योंकि कांग्रेस पर जिन नरमपंथियों का नियंत्रण था, वे जो ब्रिटिश साम्राज्य के राजभक्त बने हुए थे, और ब्रिटिश समाज जो है के खिलाफ कोई भी सशक्त आंदोलन के लिए उद्धृत नहीं थे। स्वयं एनी बेसेंट ने कहा था कि उदारवादियों के नियंत्रण में कांग्रेस इतनी शक्तिहीन हो चुकी है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य पर कोई भी दबाव बनाने या कोई भी आंदोलन शुरू करने के लिए सक्षम नहीं है। 1907 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, तब गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। गर्मपंथियों को बाहर करने से कांग्रेस की जो है सहजीविता जो होती है वो समाप्त हो गई थी, जो कि कांग्रेस में गर्मपंथियों के रहने से ही सहजीविता बरकरार थी। जब गर्मपंथियों को बाहर कर दिया गया, तो जो है नरमपंथी जो कांग्रेस की स्थापना से ही ब्रिटिश साम्राज्य के राजभक्त बने हुए थे, वह कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उग्र रूप अख्तियार न करने के लिए कभी नहीं तैयार हुए। एक तो गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। जो नरमपंथी नेता थे, वो 1909 के परिदृश्य में जो है परिषद अधिनियम, जो 1909 का परिषद अधिनियम आया था पार्लियामेंट वाला, तो सुधारों के जाल में फंस चुकी थी। पार्लियामेंट सुधारों के तहत विधानमंडलों में निर्वाचन की प्रणाली लागू की गई थी। इस जो है निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से नरमपंथी नेता चुनकर विधानमंडलों में पहुंच सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप नरमपंथी नेताओं को वो सब मिल चुका था जो वो चाहते थे, यानी शासन में भागीदारी का जो हक वो एक सीमित रूप से में ही, लेकिन जो पार्लियामेंटो सुधार था उसके माध्यम से मिल गया था। परिणाम स्वरूप जो नरमपंथी नेता थे, उन्होंने 1915 से 1916 की अवधि तक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोई मजबूत आंदोलन खड़ा नहीं किया, बिल्कुल शांत बने रहे। उनका वार्षिक अधिवेशन चलता रहा, लेकिन उससे अंग्रेजों को कोई परेशानी नहीं हुई थी। जो 1914 में मांडले जेल से छूट कर बाहर आए, एनी बेसेंट जाकर बाल गंगाधर तिलक से मिली। एनी बेसेंट तिलक से मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत को स्वशासन दिलाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव बनाना चाहती थी, ताकि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक नई जान फूंकी जा सके फिर से। जब तिलक बाहर आए, तो एनी बेसेंट को लगा तिलक एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ मिलकर भारत के राष्ट्रीय जीवन में नई जान फूंकी जा सकती है। एनी बेसेंट का उद्देश्य था कि भारत को स्वशासन, होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। एनी बेसेंट का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, ब्रिटिश शासन से बाहर नहीं, ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए ही संवैधानिक दायरे में रहकर भारत को स्वशासन दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना। वास्तव में होम रूल आंदोलन जो आने वाले समय में एनी बेसेंट ने शुरू किया, वह संवैधानिक आंदोलन था। जैसे गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन था, वह विकट स्थिति खड़ी कर देता था अंग्रेजों के सामने, क्योंकि इसमें कानून तोड़ा जाता था। और जो है एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन था एनी बेसेंट का, यह पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में था, क्योंकि एनी बेसेंट का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का नहीं था। ये कभी नहीं चाहती थी कि भारत पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाए, लेकिन एनी बेसेंट भारत समर्थित थी। इनकी इच्छा थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही भारतीयों को जो है खुद पर शासन करने का अधिकार मिल जाए। एनी बेसेंट का अंतिम उद्देश्य था, कुल मिला जुलाकर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इनका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाए। उत्तरदायी सरकार का मतलब एक ऐसी सरकार जो भारतीय द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो। जैसे वर्तमान में हमारी संसदीय प्रणाली, कोई भी जो केंद्रीय सरकार है, भारतीयों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात सांसदों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक कोई विधेयक इन सांसदों के बहुमत से पारित नहीं होगा, तब तक उसे राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए नहीं भेजा जा सकता। यानी जब तक विधानमंडल अनुमति नहीं देता है, तब तक सरकार कोई भी विधेयक पारित नहीं कर सकती।
तो एनी बेसेंट भी चाहती थी कि भारत में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जाए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी बने रहे। और इस आंदोलन को छेड़ने के लिए एनी बेसेंट के सामने आयरलैंड का उदाहरण पहले से मौजूद था। तिलक जो है जून 1914 में जेल से रिहा हुए थे, और इसके अलावा जो 1915 में वो नरमपंथी नेताओं की मृत्यु, जो दो नरमपंथी नेता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और वो दोनों नाम हैं उनके नरमपंथी नेताओं के, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। इन दोनों नरमपंथी नेताओं की मृत्यु हो जाने से सरकार पर दबाव बनाने के लिए होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने हेतु परिस्थितियाँ भी अनुकूल थीं, क्योंकि ये दोनों नरमपंथी नेता मौजूद रहते तो वे कांग्रेस के नेताओं को कभी भी ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने नहीं देते। लेकिन इन दोनों नेताओं की मृत्यु हो गई थी, इसलिए सरकार पर दबाव बनाने की परिस्थिति अनुकूल थी। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने तिलक को अपने मिशन में शामिल किया। वास्तव में इस आंदोलन की पूरी कर्ता धर्ता एनी बेसेंट ही थी। तिलक उनके एक सहयोगी की तरह थे, ताकि भारतीय जनता को जो मिल सके। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किया था। तिलक ने जो है नेता में ऐसी क्षमता थी, तिलक के नेतृत्व में क्षमता ऐसी थी कि भारतीय जनता को प्रभावित करने की क्षमता थी। इसलिए एनी बेसेंट को कोई भी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए ऐसा नेता चाहिए था जो आंदोलन का चेहरा बनाया जा सके। परिणाम स्वरूप एनी बेसेंट ने तिलक को आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाया, ताकि भारतीय जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सके। लेकिन यह आंदोलन पूरी तरह से एनी बेसेंट का आंदोलन था। एनी बेसेंट ने दिखाने के लिए पहले तिलक को जो है लीग की स्थापना करवाई, ताकि तिलक जो है एक स्थापना कर देंगे लीग की, और भारतीय जनता को लगे कि आंदोलन तिलक द्वारा शुरू किया गया। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। वास्तव में अगर ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना है तो एक आंदोलन चाहिए ना, बिना किसी संगठन के आप कैसे दबाव बना सकते हैं। तो एक संगठन की आवश्यकता थी, इसलिए एनी बेसेंट ने मिलकर और तिलक के साथ मिलकर स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी, और इसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। तो तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग स्थापना की। इसके जो है 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग की जो है स्थापना की। तिलक को होम रूल लीग और आंदोलन का लोकप्रिय बनाने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था, जबकि मुंबई में राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक जागृत बढ़ाने की जिम्मेवारी जो है एनी बेसेंट की थी। आधुनिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के क्षेत्र को बरार कहते थे। उस समय जो है महाराष्ट्र के बीच के क्षेत्र को बरार कहते थे। उस समय तिलक के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत एनी बेसेंट के जिम्मे था। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से आंदोलन का प्रचार किया। मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाया। बेसेंट ने अपने 2 पत्रों यानी कॉमनवेल्थ जनवरी जो है 1914 में और न्यू इंडिया जुलाई 1914 के माध्यम से इस पत्र का प्रचार किया। एनी बेसेंट ने जॉर्ज जो है अरुंडेल को अपनी लीग का संगठन सचिव बनाया। बेसेंट की लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थीं, और वीपी वाडिया उस समय के मजदूर नेता थे। इन्होंने एनी बेसेंट के अलावा नेतृत्वकर्ता के रूप में लीग में भूमिका निभाई। एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वह तिलक की होम रूल लीग से अधिक व्यापक और लोकप्रिय हुई। एनी बेसेंट के होम रूल लीग में की सदस्य संख्या भी बढ़ गई थी। एनी बेसेंट की लीग में मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने सदस्यता ग्रहण की थी। मोहम्मद अली जिन्ना अब तक सांप्रदायिक भावना से प्रेरित नहीं थे, और मोहम्मद अली जिन्ना का जो है जब भारतीय राजनीति में अवतरण हुआ था तो मोहम्मद अली जिन्ना एक राष्ट्रीय छवि वाले व्यक्ति थे, जो सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे। लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना अपने संप्रदाय के प्रति भावुक होते चले गए। इसका परिणाम था भारत का विभाजन। लेकिन एक प्रमुख संगठन था उस समय, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हो गई थी, लेकिन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अधिकतर सदस्य नरमपंथी विचार वाले थे। एनी बेसेंट नहीं चाहती थी कि नरमपंथी विचार वाले लोग हमारे आंदोलन में भाग लें, क्योंकि उनका जो आंदोलन था पूरी तरह से गर्मपंथी नेताओं द्वारा सफल बनाया जा रहा था, जिसके प्रमुख नेता थे तिलक। क्योंकि इस आंदोलन का उद्देश्य था सरकार पर दबाव बनाना, और गोखले का कोई भी समर्थक सरकार पर दबाव बनाने में सक्षम नहीं था। इसलिए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन प्राप्ति हेतु संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार पर दबाव बनाना। होम रूल आंदोलन के दौरान ही तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण जैसे जैसे होम रूल आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती जा रही थी, लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लोग लीग में प्रवेश पा रहे थे, आंदोलन लोकप्रिय होता जा रहा था, सरकार के खिलाफ दबाव बनाया जा रहा था। उसी समय सरकार ने चिंतित होकर एनी बेसेंट, वीपी वाडिया और उनके संगठन सचिव जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने इस आंदोलन से होम रूल आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यानी अपनी जो है सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि सरकार को वापस कर दी थी, यहाँ थोड़ा छूट गया था। इस आंदोलन से होम रूल आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस आंदोलन से राजनीतिक क्षेत्र में नरमपंथी नेताओं का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि एक तो महत्वपूर्ण नेता गोपाल कृष्ण गोखले फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास हो गया था, उसका भी प्रभाव था। नरमपंथी नेताओं का प्रभाव समाप्त होने में इस तरह कांग्रेस पर एक बार फिर उग्रवादियों का नियंत्रण हो गया था, उग्रवादी विचारधारा का नियंत्रण हो गया था, क्योंकि 1907 के सूरत विभाजन और मार्ले मिंटो सुधारों के बाद से कांग्रेस वैसे ही ठप पड़ी हुई थी। नरमपंथियों के नियंत्रण में कांग्रेस पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी। 10 साल बाद कोई आंदोलन अगर खड़ा हुआ था तो गर्मपंथी नेताओं के द्वारा दम पर ही खड़ा हुआ था। होम रूल आंदोलन ने वास्तव में भारतीय राजनीति में नरमपंथी नेताओं की लगभग प्रासंगिकता जो थी उनकी समाप्ति कर दी थी। इस आंदोलन की सफलता को ध्यान में रखते हुए ही एनी बेसेंट को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में ही एनी बेसेंट ने घोषणा की थी कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। वास्तव में एनी बेसेंट अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। एनी बेसेंट इस आंदोलन के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे भारतीय राजनीति में जैसे जैसे महात्मा गांधी का आगमन हुआ, उनका प्रभाव बढ़ता गया और भारत के राष्ट्रीय जीवन में उसके बाद भारत में एनी बेसेंट महत्वहीन होती चली गई। यानी एक समय काल भारत में ऐसा था जिसमें एनी बेसेंट का प्रभाव भारतीय राजनीति में बहुत अधिक था, लेकिन 1917 के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे महात्मा गांधी का आगमन हुआ, एनी बेसेंट का प्रभाव कम होता चला गया। वैसे भी एनी बेसेंट जो है भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के पक्ष नहीं थी और ना ही उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह कोई आंदोलन करना या चलाना चाहते थे। जबकि महात्मा गांधी संवैधानिक दायरे में रहकर कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। महात्मा गांधी के प्रत्येक आंदोलन का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य और उनका माध्यम था सत्याग्रह, यानी हम सत्य का आग्रह करेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए हम अगर कानून भी तोड़ना पड़ा तो कानून तोड़ेंगे। यह महात्मा गांधी की राजनीतिक विचारधारा थी। फिर मॉन्टेग्यू घोषणा। वास्तव में मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद ही मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। तो उस समय भारत सचिव जो है एडविन मॉन्टेग्यू थे, जो यह सचिव पद लंदन में होता था। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के बाद होम रूल आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे भारत में समाप्त हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा यह थी जो एक तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता और भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार थी उनको समर्थन किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है उस समय पूरी तरह युद्ध में फंसी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में फंसा था, तब भारतीय जनता ने सहायता की थी। भारतीय जनता ने सहायता की थी और भारतीय जनता ने तब बढ़ चढ़ कर सेना की मदद की थी, ताकि जो है इसमें हम अपनी सरकार को सहायता दी जा सके। तो परिणाम स्वरूप उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज ने जो है भारतीयों को सांत्वना देने के लिए निर्णय लिया कि कुछ संवैधानिक सुधार फिर से होने चाहिए। इसके पहले संवैधानिक सुधार हुए थे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में, जिससे विधानमंडल ने निर्वाचन प्रणाली लागू हुई थी। फिर जो है उस संवैधानिक सुधार को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने उदार छवि वाले भारत सचिव की नियुक्ति की। उस भारत सचिव का नाम था एडविन मॉन्टेग्यू। एडविन मॉन्टेग्यू भारत समर्थक थे। उन्हें भारतीय भावनाओं की कद्र थी। भारत में जो राष्ट्रीय भावनाएं थीं उसके भी चिंतित या हितैषी थे और उसकी भी चिंता करते थे। एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्रमिक रूप से स्वशासी संस्थाओं का स्थापना करना है। यहाँ स्वशासी संस्थाओं का मतलब है जो खुद पर शासन करें। नियंत्रण तो ब्रिटिश सरकार का ही रहेगा ऊपर के स्तर पर, लेकिन निचले स्तर पर भारत में शासन भारतीयों द्वारा किया जाएगा।
तो उन्होंने एक सुखद घोषणा की। उस समय के वातावरण में कि भारत में क्रमिक रूप से स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना, यानी एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उत्तरदायी सरकार जो कि भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के लिए जिम्मेदार होगी, और साथ ही भारत में नौकरशाही भी भारतीयों द्वारा मिलकर की जाएगी। अभी तक भारत में नौकरशाही अंग्रेजों द्वारा मिलकर बनाई जाती थी, यानी एक तरफ सरकार जो है भारत द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो, और साथ ही भारत में नौकरशाही भी भारतीय होगी। इस आशय की घोषणा मॉन्टेग्यू ने की थी। एनी बेसेंट ने इस घोषणा का स्वागत किया। एनी बेसेंट का जो उद्देश्य था मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद लगभग पूरा हो गया था, और इसी समय तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने लंदन चले गए थे। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने लंदन चले गए, और इस तरह ये आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति था, और स्वशासन की प्राप्ति मॉन्टेग्यू घोषणा से लगभग प्राप्त हो चुकी थी, तो इस आंदोलन को चलाने का कोई खास उद्देश्य नहीं रह गया था। तिलक का आंदोलन छोड़कर शिरोल पर मुकदमा करने लंदन चले जाना वास्तव में तिलक की अदूरदर्शिता थी। यही कारण है कि तिलक महात्मा गांधी के आगमन के बाद तिलक या उनके जैसे जो समर्थक नेता थे धीरे धीरे भारतीय राजनीति में महत्वहीन होते चले गए, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक नया आदर्श रखा था, और वह आदर्श था सत्याग्रह का, यानी सत्य पर अडिग रहेंगे, उस पर हमें कोई कुछ भी कहे हमें जेल भेज दें। जबकि तिलक को अपने ऊपर आरोप पसंद नहीं आते थे। तिलक आरोप के खिलाफ जो है मुकदमा करने लंदन भी जा सकते थे। महात्मा गांधी और तिलक में ये मूलभूत अंतर था। वास्तव में एनी बेसेंट द्वारा इस मॉन्टेग्यू घोषणा का स्वागत किया जाना और तिलक का लंदन चले जाना, यह सब इतना आसान ही था। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ाएं। यह आपका ही चैनल है, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।